to all. Today we are going to discuss about the MCQ of Industrial Revolution, chapter class 11th, history. So now let's begin with question number 1. Number 1. The transformation of industry and the economy in Britain between the 1780s and the 1850s is called as the option A first industrial revolution, option B first agricultural revolution, option B इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड ऑप्शन डी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। तो 1780 से 1850 के बीच ब्रिटेन में जो उद्योग और जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं, इसको किस नाम से पुकारा जाता है? तो यू हैव टू फाइंड आउट द ऑप्शन। सॉरी, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। नाउ सेकंड, who used for the first time in England the term industrial revolution to describe the changes that occurred in British industrial development between the 1760 and 1820 कि 1760 से 1820 के दौरान ब्रिटेन में औद्योगिक विकास के दौरान जो परिवर्तन हुए, इन सभी परिवर्तनों को किसके द्वारा औद्योगिक क्रांति के रूप में संबोधित किया गया था? ऑप्शन ए अर्नोल्ड टॉयनबी, ऑप्शन बी अर्नोल्ड जोन्स, ऑप्शन सी अर्नोल्ड जेम्स, ऑप्शन डी अर्नोल्ड डेल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अर्नोल्ड टॉयनबी। अर्नोल्ड टॉयनबी ऑप्शन ए इज करेक्ट। अर्नोल्ड टॉयनबी पहली बार वो पर्सन थे जिनके द्वारा 1760 से 1820 के बीच जो ये सारे औद्योगिक परिवर्तन हुए थे, तो उन्होंने अपना एक स्पीच दिया था। उस स्पीच में उन्होंने पहली बार इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वर्ड का यूज किया था इन सारे डेवलपमेंट्स के लिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. Britain was the first country to experience modern industrialization. Which of the following regions are responsible for it? कि ब्रिटेन वो पहला देश था जिसमें कि आधुनिक औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, तो इनमें से कौन से कारण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, उत्तरदायी माने जाते हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन हैड बीन पॉलिटिकली स्टेबल, कि ब्रिटेन उस समय राजनीतिक रूप से स्थायित्व प्राप्त कर चुका था। ऑप्शन बी बाय द एंड ऑफ द 17th century मनी वाज वाइडली यूज्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ब्रिटेन में 17वीं शताब्दी तक मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में व्यापक रूप से यूज किया जाता था। ऑप्शन सी इन द 18th century इंग्लैंड हैज बीन थ्रू ए मेजर इकोनॉमिक चेंज लेटर डिस्क्राइब्ड एज द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, कि 18वीं शताब्दी तक इंग्लैंड पहले से ही एक बड़े आर्थिक दौर से गुजर चुका था, जिसे कि बाद में कृषि क्रांति के रूप में पुकारा गया। ऑप्शन डी ऑल दी अबव। तो यदि हम बाकी सारे रीजन्स की बात करें तो ब्रिटेन में कोयला भी अवेलेबल था, आयरन भी अवेलेबल था, वहाँ पे कैनाल सिस्टम डेवलप हो गया था, सिटीज और इजीली कनेक्टेड थी। तो इन सब रीजन्स के साथ साथ ये 3 रीजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जिसके कारण माना जाता है कि ब्रिटेन वो पहला देश बना जहाँ पर इस प्रकार की क्रांति की शुरुआत हुई। सो करेक्ट आंसर विल बी डी ऑल दी अबव, यानी कि सारे ऑप्शन है वो करेक्ट है। ऑप्शन डी इज ऑल दी अबव। नेक्स्ट वन, consider the following statements in respect of agriculture revolution, which of the following is not correct? कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को लेकर यहाँ पे कुछ घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं को लेकर इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो यहाँ पे नोट को आपको छोड़ देना है, ये टाइपिंग एरर है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ओके, इस नोट को हमें एक बार कंसिडर नहीं करना है। तो ऑप्शन ए This was the process by which bigger landlords had bought up small farms near their own properties and enclosed their village common lands. कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन वो प्रोसेस थी जिसके द्वारा जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने अपने आसपास के जो छोटे छोटे फॉर्म्स थे उनको अपनी प्रॉपर्टी में इंक्लूड करना शुरू कर दिया, जिससे कि गांव के जो कॉमन लैंड्स होते हैं उनका एनक्लोज होना शुरू हो पाया। ऑप्शन बी It created very large states and increasing food production. इसके द्वारा बड़े बड़े स्टेट्स का निर्माण हुआ जिससे कि फूड प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई। ऑप्शन सी These forced landless people and those who had lived on their grazing animals on the common lands to search for job elsewhere. इस सारी प्रोसेस ने उन सारे किसान जो कि भूमिहीन किसान थे या फिर वो किसान जो अपने एनिमल ग्रेजिंग के ऊपर डिपेंड करते थे कॉमन लैंड से, उन सबको फोर्स किया कि वो अपनी जॉब की तलाश के लिए कहीं और जाएं। ऑप्शन डी ऑल दी अबव। तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को लेकर ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो यहाँ पे टाइपिंग एरर जो सवाल में पूछा गया विच इज नॉट करेक्ट, उसको आप सही कर लेना, उसके बाद आंसर डी होगा ऑल दी अबव।
नेक्स्ट वन, हु इन्वेंटेड द ब्लास्ट फर्नेस दैट कुड यूज कोक विच कुड जनरेट हाई टेम्परेचर। तो ब्लास्ट फर्नेस वो टेक्निक थी जिसके द्वारा उससे पहले जो चारकोल का यूज किया जाता था आयरन स्मेल्टिंग के लिए, अब ये पॉसिबल हो पाया कि आयरन स्मेल्टिंग के लिए चारकोल के स्थान पर कोक का यूटिलाइजेशन किया जाए। तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए अब्राहम डर्बी फर्स्ट, ऑप्शन बी अब्राहम डर्बी सेकंड, ऑप्शन सी अब्राहम डर्बी थर्ड, ऑप्शन डी हेनरी कोट। तो ये जो इन्वेंशन था ये इन्वेंशन किया गया था अब्राहम डर्बी फर्स्ट के द्वारा। नाउ सिक्स, हु डिजाइंड द पुडिंग फर्नेस in which molten iron could be rid of impurities and the rolling mill which used steam power to roll purified iron into bars। तो पहली बार ये पुडिंग फर्नेस जिसका ये काम होता था कि वो लोहे से अशुद्धियों को हटा देती थी और साथ ही एक रोलिंग मिल जो कि स्टीम पावर की हेल्प से चलती थी जिससे कि आयरन बार्स को इजीली बनाया जा सकता था। तो ये काम ये आविष्कार किया अब्राहम डर्बी फर्स्ट, ऑप्शन बी अब्राहम डर्बी सेकंड, ऑप्शन सी अब्राहम डर्बी थर्ड, ऑप्शन डी हेनरी कोट। तो ये जो इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है वो हेनरी कोट के द्वारा किया गया था उस समय। नाउ नेक्स्ट वन, हु बिल्ड द फर्स्ट आयरन ब्रिज इन द वर्ल्ड इन कोलब्रुकडेल स्पेनिंग द रिवर सेवरन। सेवरन रिवर के ऊपर वर्ल्ड का पहला आयरन ब्रिज कोलब्रुकडेल किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए अब्राहम डर्बी फर्स्ट, ऑप्शन बी अब्राहम डर्बी सेकंड, ऑप्शन सी अब्राहम डर्बी थर्ड एंड ऑप्शन डी हेनरी कोट। So the correct answer is Abraham Derby third. Sorry. Next one is which of the following is not match correctly। इनमें से कौन सा है वो सही तरीके से मैचअप नहीं कर रहा है? द फ्लाइंग शटल लूम है वो जॉन के द्वारा बनाया गया था। द स्पिनिंग जेनी है वो जेम्स जॉन हारग्रीव्स के द्वारा। द वाटर फ्रेम है वो रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। द म्यूल है वो सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा। पावर लूम है वो एडमंड कार्टराइट के द्वारा। तो इनमें से जो सही मैच नहीं है वो है ऑप्शन बी, ये जॉन हारग्रीव्स नहीं, ये जेम्स हारग्रीव्स थे। ठीक है, नेक्स्ट वन, हु बिल्ट ए मॉडल स्टीम इंजन स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल में कनेक्शन मिलेगा तो लेंगे वो नहीं तो ले। आज जब आंटी की ऑटो से स्कूल जाना है तो वहाँ लेट होगा तो ले लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। तो टेंशन मतलब मैं ले लूँगा ही घंटे क्लास करी कब नहीं होता। ले ले तो कंबाइंड ले ले, मैं बाद में ले लूँगा, 1 घंटा तो दिखाना उसके लोग आईडी में। हाँ मैं ले लूँगा। Sorry for disturbance. So Hugh built a model steam engine called the Miner's Friend in 1798 to drain mines। तो ड्रेन्स के अंदर जो माइनिंग के अंदर जो वाटर कलेक्ट हो जाता था तो उसको ड्रेन करने के लिए एक माइनर्स फ्रेंड के नाम से एक स्टीम इंजन का आविष्कार किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए अब्राहम डर्बी फर्स्ट, ऑप्शन बी अब्राहम डर्बी सेकंड, ऑप्शन सी अब्राहम डर्बी थर्ड, ऑप्शन सी थॉमस सेवरी। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, थॉमस सेवरी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, स्टेटमेंट ए की पहला एक स्टेटमेंट है, फिर रीजन आर है, फिर आपको ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए, कैनाल्स वर इनिशियली बिल्ड टू ट्रांसपोर्ट कोयल टू सिटीज। शुरुआत में जो नहरें हैं उनको कोयले को शहरों तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। रीजन आर, दिस वाज बिकॉज द बल्क एंड वेट ऑफ कोयल मेड इट्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड मच स्लोअर एंड मोर एक्सपेंसिव देन बाय बार्जर्स ऑन कैनाल्स। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो कोयले के अंदर जो वेट होता है उसको रोड के द्वारा ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही धीमा और ज़्यादा एक्सपेंसिव था बजाय कि नहरों के।
सो ऑप्शन ए है आपका ए इज ट्रू बट आर इज रॉन्ग, ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज ऑल्सो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ऑप्शन सी ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स द ए, ऑप्शन डी ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर डिडंट एक्सप्लेन द ए। सो इसको इस प्रकार के जो भी सवाल आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, इनके लिए सबसे इजी तरीका है, पहले स्टेटमेंट ए को अलग से पढ़ो। स्टेटमेंट ए यदि ट्रू है तो उसके आगे लिख दो टी, फिर रीजन आर को पढ़ो, यदि रीजन आर भी ट्रू है तो लिख दो आगे टी। ओके, अब आपको ये पता चल गया ए और आर दोनों ट्रू है। उसके बाद ये देखो कि ए में जो रीजन दिया गया है, क्या उसका लिए रिस्पॉन्सिबल, ए में जो स्टेटमेंट दिया गया उसका रिस्पॉन्सिबल रीजन आर हो सकता है कहीं से भी अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो इस सवाल को यदि आप देखोगे तो इसमें आपका सी सही हो जाएगा कि ए और आर बोथ है वो दोनों ही सही हैं, और आर है वो ए को एक्सप्लेन भी करता है कि भाई कैनाल्स है वो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जो कोयले का वेट है वो रोड के द्वारा सप्लाई करना सस्ता और महंगा और धीमा होता था, इसलिए नहरों के द्वारा इसको भेजा जाता था। क्वेश्चन 11, हु मेड द फर्स्ट इंग्लिश कैनाल, द वर्सली कैनाल इन 1761। इंग्लैंड में जो पहली कैनाल थी, जो वर्सली कैनाल के नाम से जाना जाता है, उसको किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए जेम्स ब्रिंडली, ऑप्शन बी जेम्स ब्रिंच, ऑप्शन सी जेम्स की, ऑप्शन सी जेम्स क्ले। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए जेम्स ब्रिंडली। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव रॉकेट वाज इन्वेंटेड बाय। जो प्रथम जो लोकोमोटिव स्टीम था रॉकेट के नाम से जिसको बनाया गया था प्रथम, उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? स्टीमसन के द्वारा, जॉन की के द्वारा, स्टेपरे के द्वारा, चार्ल्स के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी स्टीमसन। नाउ द नेक्स्ट वन, हु हैज डिवाइस्ड एन इंजन कॉल्ड द पफिंग डेविल दैट पुल्ड ट्रक्स अराउंड द माइन वेयर ही वर्कड इन कॉर्नवॉल। तो पफिंग डेविल के नाम से वो इंजन किसके द्वारा बनाया गया था जो कि ट्रक्स को पुल करने का काम करता था? स्टीमसन के द्वारा, रिचर्ड ट्रिक्विक के द्वारा, स्टेप रे के द्वारा, चार्ल्स के द्वारा। तो ये पफिंग डेविल नाम से जो इंजन बनाया गया था पावरफुल, ये भी स्टीमसन के द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट वन, हु कंस्ट्रक्टेड ए लोकोमोटिव कॉल्ड द ब्लूचर दैट कुड पुल ए वेट ऑफ 30 टन्स अप टू ए हिल ऑफ 4 mph। तो इस प्रकार का इंजन जो ब्लूचर के नाम से जाना जाता था, ब्लूचर के नाम से, वो किसने बनाया था? स्टीमसन, रिचर्ड ट्रिक्विक, स्टेप रे। तो ये इंजन भी स्टीमसन के द्वारा ही बनाया गया था। When the first railway line connected the cities of Stockton and Darlington, वर्ल्ड के अंदर जो प्रथम रेलवे लाइन जो कि स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच बिछाई गई थी, वो किस साल शुरुआत हुई थी? 1825, 1830, 1827, 1835। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1825। हु रोड द नोवेल हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स जो नोवेल है वो किसके द्वारा लिखा गया है जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के इल इफेक्ट के बारे में बताया गया है? चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स निकोल्स, चार्ल्स जेम्स, चार्ल्स डे। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी चार्ल्स डिकेंस। नाउ द 17, when the parliament passed 2 combination acts which made it illegal to incite the people by speech or writing to hatred or contempt of the king, constitution or government, and banned unauthorized public meeting of over 50 persons। तो ये कॉम्बिनेशन एक्ट है वो पार्लियामेंट के द्वारा कब पारित किया गया था? ये 1795, 1798, 1799, 1805। तो कॉम्बिनेशन एक्ट है वो पार्लियामेंट के द्वारा 1795 में पारित किया गया था, जिसमें अनऑथराइज पब्लिक मीटिंग जिसमें 50,000 लोग शामिल हो उसके ऊपर बैन लगाया गया था। ये कॉम्बिनेशन एक्ट पारित हुआ था 1795। इसको कॉम्बिनेशन एक्ट इसलिए बोलते हैं कि इसमें 2 अलग अलग प्रकार के एक्ट को एक साथ पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, वर्कर्स इन इंग्लैंड स्टार्टेड देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ओल्ड करप्शन द टर्म वाज यूज्ड फॉर। इंग्लैंड में जो वर्कर्स थे उन्होंने ओल्ड करप्शन के नाम से एक प्रोटेस्ट शुरू किया था। ये ओल्ड करप्शन जो टर्म है वो किसके लिए यूज किया जाता था? ऑप्शन ए प्रिविलेज लिंक्ड टू द मोनार्की, कि मोनार्की से जुड़े हुए जो प्रिविलेज थे उसके खिलाफ। ऑप्शन बी प्रिविलेज लिंक टू द पार्लियामेंट, ऑप्शन सी प्रिविलेज लिंक टू द एरिस्टोक्रेसी, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो यहाँ पे जो वर्कर्स थे वो तीनों के खिलाफ थे, मोनार्की के खिलाफ भी थे, पार्लियामेंट के खिलाफ भी थे, जो एरिस्टोक्रेटिक लोग होते हैं, अपर क्लास के लोग होते हैं, उनके खिलाफ भी थे। तो इन तीनों के खिलाफ ही, उन तीनों को उन्होंने ओल्ड करप्शन का नाम दिया था। तो इसलिए स्टेटमेंट डी विल बी करेक्ट, ऑल द अबव। Now 19th, which law prevented the import of cheaper food until prices in Britain had risen to a certain level? ऐसा कौन सा कानून था जिसके द्वारा बाहर से जो फूड आइटम्स का जो इंपोर्ट होता है उसके ऊपर रोक लगाई गई जब तक कि ब्रिटेन में उन पर्टिकुलर आइटम्स की कीमत एक सर्टेन लेवल तक ना पहुंच जाए? तो ये कानून थे कॉर्न लॉ, व्हीट लॉ, ब्रेड लॉ, ऑल द अबव। तो ये कानून था आपका कॉर्न लॉज।
20 in which city cotton weavers destroyed their power looms which they believed had destroyed their livelihood. कौन से शहर के अंदर वर्कर्स के द्वारा पावर लूम को तोड़ दिया गया क्योंकि वो मानते थे कि पावर लूम के कारण उनकी आजीविका के ऊपर बहुत खतरा हुआ है या उनकी आजीविका नष्ट हो गई है. ऑप्शन ए लैंकेशायर, ऑप्शन बी लीड्स, ऑप्शन सी मैनचेस्टर, ऑप्शन डी लंदन. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी लैंकेशायर, जो कि उस समय टेक्सटाइल का बड़ा सेंटर था. 21. Consider the following statements in respect of Ludism movement. Which of the following is not correct? तो यहाँ पे भी नोट को हटा देना, विच वन इज करेक्ट आएगा इसमें. ठीक है, तो ल्यूडिज्म नाम से एक मूवमेंट वहां पे इंग्लैंड में शुरू हुआ है, तो इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, उनमें से कौन सा सही है. द मूवमेंट नोन एज ल्यूडिज्म लेड बाय द चेरेमिस्टिक जनरल नेड ल्यूड. तो ये ल्यूडिज्म नाम से जो मूवमेंट है इसका जो लीडर था वो जनरल नेड ल्यूड थे. ऑप्शन बी ल्यूडिज्म वाज ओनली ए बैकवर्ड लुकिंग असोल्ट ऑन मशीन्स. ओके, चलो इसमें विच इज नॉट करेक्ट को भी शामिल रखो. अब मेरे को इसका आंसर कुछ और मिल रहा है. ठीक है, ल्यूडिज्म वाज ओनली ए बैकवर्ड लुकिंग असोल्ट ऑन मशीन. ल्यूडिज्म के द्वारा केवल मशीनों के ऊपर अटैक किया जाता था. ऑप्शन सी इट्स पार्टिसिपेंट्स डिमांडेड ए मिनिमम वेज, control over the labor of women and children, work for those who had lost their jobs because of the coming of machinery, and the right to form trade unions so that they could legally present these demands, and all the above. तो ऐसे पूछा गया इन चार में से कौन सा स्टेटमेंट ल्यूडिज्म मूवमेंट को लेकर सही नहीं है. तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट बी है वो करेक्ट नहीं है. ठीक है, कि ल्यूडिज्म मूवमेंट केवल मशीनों के ऊपर ही असोल्ट नहीं करता था, बल्कि ल्यूडिज्म मूवमेंट और बहुत सारी डिमांड्स के लिए भी बात कर रहा था, जिसमें उन्होंने डिमांड थी कि मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए, लेबर के ऊपर, महिला और बच्चे जो काम करते हैं उनके लेबर के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, वर्किंग आवर फिक्स होना चाहिए, जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए, मशीन्स को रोका जाना चाहिए, ट्रेड यूनियंस को परमिशन दी जानी चाहिए. तो इनकी बहुत सारी डिमांड्स थी, केवल यही नहीं था कि वो मशीनों के ऊपर ही अटैक कर रहे थे. ठीक है, In August 1819, 80,000 people gathered peacefully at St. Peter's Field in Manchester to claim democratic rights of political organization, of public meetings, and of the freedom of the press. They were suppressed brutally. In history, this incident was known as option A Peterloo, option B Waterloo, option C Petergate, option D Watergate. तो 1819 में इंग्लैंड के इतिहास में जो घटना हुई है, जिसमें मैनचेस्टर के अंदर डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए कुछ मजदूर इकट्ठा हुए थे 80,000 के आसपास, जिनको कि वहां पर आर्मी की हेल्प से इस आंदोलन को कुचल दिया गया था. तो इस घटना को इंग्लैंड के इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है पीटरलू. ओके, पीटरलू जो वर्ड है वो वाटरलू से निकला है. वाटरलू यदि आपको पता हो तो जहां पर नेपोलियन की हार हुई थी वो आपका वाटरलू का युद्ध माना जाता है. तो पीटरलू उसी इंसिडेंट, उसी घटना से प्रभावित होते हुए इसका नाम इंग्लैंड के इतिहास में दिया गया पीटरलू. 23. After more than 30 years of agitation, the 10 hours bill was passed. This limited the hours of work for women and young people and secured a 10-hour day for male workers. When this historical bill was passed? Option A 1847, option B 1850, option C 1830, option D 1845. तो correct option will be 1847. 24. The Mines and Collieries Act banned children under 10 and women from working underground. When this act was passed? 1842, 1850, 1830, 1845. So correct option will be 1842. 25th. Historians use the term industrial revolution for the changes that occurred in Britain from. इतिहासकारों के द्वारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उन चेंजेस के लिए यूज किया जाता है जो इस दौरान ब्रिटेन में हुए. ऑप्शन ए 1718 to 1820, ऑप्शन बी 1770s to 1820s, ऑप्शन सी 1760s to 1830s, ऑप्शन डी 1790s to 1850. तो इतिहासकारों के द्वारा 1780 से 1820 के भी जो चेंज हुए हैं उनको औद्योगिक क्रांति के नाम से पुकारा जाता है. 26. Which of the following city became the center of a triangular trade network that drew in England, Africa and West Indies? इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले त्रिकोणीय व्यापार का कौन सा शहर मुख्य केंद्र बना? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी लंदन.